friends, welcome to our YouTube channel of Biological Rights. My name is Jagmeet Kaur and welcome to my lecture series. Friends, ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको बायोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा बेसिक बायोलॉजी। इसीलिए मैं 11th और 12th क्लास के बायोलॉजी से स्टार्ट करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि 11th और 12th क्लास के सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए और साथ ही साथ मेरा फोकस नीट एग्ज़ाम भी रहेगा। इसीलिए हम जैसे ही कोई टॉपिक कवर करेंगे देन हम साथ साथ नीट के प्रीवियस पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि जैसे ही हमारा कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो देन मैं उसके साथ आपको उसके इमीडिएटली बाद 2 या 3 वीडियोस इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रोवाइड करूँगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपका सिलेबस थ्योरेटिकली अच्छे से कवर हो जाएगा एंड सेकेंडली आप नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट फोकस करेंगे अपने सिलेबस की तरफ। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद 11th क्लास बायोलॉजी। ओके, 11th क्लास की बायोलॉजी में 5 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिट सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूनिट थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, ये जो आपके 2 यूनिट्स हैं ये अ लिटिल बिट थ्योरेटिकल है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बोरिंग है, ये थोड़े से थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं। इसीलिए हम 3rd यूनिट से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इजी भी है। ओके, तो हम 3rd यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। 3rd यूनिट में आगे फर्दर 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड इज़ बायोमोलिक्यूल, थर्ड इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम सेल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, आपने अपने सराउंडिंग में नोटिस किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ सब्सटेंस को हम नॉन लिविंग कहते हैं और कुछ को हम लिविंग कह देते हैं। ओके, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है? आई मीन टू से कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है किसी भी सब्सटेंस को लिविंग या नॉन लिविंग कहने में? ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेल। यस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल डिसाइड्स कि कौन सा सब्सटेंस या थिंग लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ सेल होता है। दे ऑल हैव प्रेजेंस ऑफ सेल, वेयरएज नॉन लिविंग्स में सेल प्रेजेंट नहीं होते। राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पेन है, इस पेन को आप क्या कहोगे? लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? तो आप इजीली कह दोगे कि मैम ये नॉन लिविंग है ना। और मुझे आप क्या बोलोगे कि मैम आप तो लिविंग हो। क्यों? क्योंकि ये पेन सेल से नहीं बना जबकि मेरी बॉडी सेल से बनी है। इसी तरीके से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी में हम
किसी भी चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ओके, एज आई सेड कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल, आपको अगर मैं पूछूं बेसिकली सेल होता क्या है, व्हाट इज़ सेल, सेल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हाउ कैन वी डिफ़ाइन सेल। तो अकॉर्डिंग टू NCERT, अब मैं आपको बताऊंगी कि NCERT क्या कहती है कि सेल को कैसे डिफ़ाइन करना है। सो अकॉर्डिंग टू NCERT, सेल क्या होता है, सेल is the fundamental structural and functional unit of life. Got it? NCERT बोलती है कि सेल क्या है भाई, सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब आपको इस डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना, हमें इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। और इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन कीवर्ड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इन कीवर्ड्स को हमें अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें सेल का पूरा अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल भी होता है और बेसिक एक वर्ड है वो भी होता है, ठीक है। सेल इज़ द फंडामेंटल / बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल, ये फंडामेंटल वर्ड का क्या मीनिंग है, बेसिक वर्ड का क्या मीनिंग है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वर्ड का क्या मीनिंग है, वो हम अब आगे देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल, द वर्ड फंडामेंटल मीन्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं बिकॉज without cell life is not possible. There is no possibility of life. Without cell, no possibility of life. ओके, इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट। नेक्स्ट इज द बेसिक। अब बेसिक वर्ड का क्या मतलब है, बेसिक मीन बुनियादी। बुनियादी ऐसी चीज़ जो किसी भी स्ट्रक्चर को आगे फर्दर डेवलप करने में हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं बेसिक। अब सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइफ जो होती है वो स्टार्ट ही सिंगल सेल से होती है, राइट। एक सिंगल सेल ही क्या करता है, आगे फर्दर लाइफ को स्टार्ट करता है। दैट इज़, वो सिंगल सेल कौन सा है, वो है हमारा जाइगोट, राइट। आपको पता होगा, आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि जाइगोट क्या करता है, डिवीज़न करता है। डिवीज़न करके वो बनाता है एम्ब्रियो, एंड देन आगे एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करता है। और डेवलपमेंट करने के बाद वो बनाता है, आगे क्या बनाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसीलिए हम सेल को, जाइगोटिक सेल है, सेल को हम एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, राइट। अब आपको समझ आया होगा कि फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोलते हैं, राइट। दिस इज स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट। अब हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, बिकॉज as I said that all living organisms are made up of cells, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, राइट।
अब हम स्ट्रक्चरल यूनिट को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सपोज़ करें एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ओके, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो इसकी बॉडी किससे बनी होगी? इसकी बॉडी बनी होगी सेल से बनी होगी। तो क्या ये सारे सेल्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे सेल्स क्या एक जैसे होंगे या एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर सही क्या होगा इसका आंसर होगा नो। ये सारे सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जो दूसरे ग्रुप्स ऑफ सेल्स होंगे वो कोई और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सच ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कहते हैं टिश्यू, राइट। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इसे हमने क्या कह दिया? टिश्यू। ये कोई दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कोई और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी क्या है? टिश्यूज़। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे मैंने बोला एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यूज़ जब ये कंबाइन होके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो अब इन्हें हम क्या कहते हैं और ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं ऑर्गन, राइट। ये बन गए हमारे ऑर्गन, ये हमारे बन गए ऑर्गन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, एग्ज़ाम्पल आप इसकी ले लो स्टोमक। स्टोमक एक ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ से बना है। उन टिश्यूज़ का क्या काम है कि स्टोमक को बनाना और हेल्प करना डाइजेशन में, राइट। अब हमारी बात हो गई, पहले सेल्स थे यहाँ पे, फिर टिश्यू आए, फिर ऑर्गन आए। अब क्या होगा? जब डिफरेंट ऑर्गन, बहुत अलग अलग तरह के जो ऑर्गन होते हैं, अगर वो कंबाइन करें, वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, राइट। वो हमारा बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं तो आपको पता है हमारा ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें लें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है पैनक्रियाज, हाँ, इसमें होता है लीवर, ये इसमें और क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने मिलकर, डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया जिसका काम क्या है? डाइजेशन करना। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब हमारे बन गए, ये कंबाइन होके, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर आगे क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म। फाइनली हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। लाइक जैसे इसमें क्या क्या होता है? इसमें हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ आ गई अभी आपको? तो अब फाइनली हमारे पास क्या हो गया? सेल था पहले, सेल ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। टिश्यू ने मिलकर बनाया, डिफरेंट टिश्यूज़ ने मिलकर बनाया ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, राइट। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
सेल्स थे, इन्होंने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यूज़ ने ऑर्गन, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही पूरा एक सेल का, एक ऑर्गेनिज्म का ढांचा बनना शुरू हो जाता है, राइट। अब एक चीज़ मैं और ऐड करती हूँ, सेल को ही हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। वाई, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, सेल क्या है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे ही आप इस तरफ प्रोसीड करोगे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। टिश्यू मोर कॉम्प्लेक्स है सेल से, ऑर्गन मोर कॉम्प्लेक्स है टिश्यू से, ऑर्गन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑर्गन से, एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑर्गन सिस्टम से। इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ इंक्रीज होगी, जबकि सिंप्लिसिटी यहाँ पे है। सेल एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, यूनिट है लाइफ का, और स्मॉलेस्ट भी है, क्योंकि सिमिलरली अगर हम वहाँ मूव करते हैं, उस तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सेल का साइज़ भी, एक साइज़ भी बढ़ता जाता है। हाँ, जैसे यहाँ पे साइज़ स्मॉलेस्ट है, वहाँ पे जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता जाएगा, साइज़ भी सिमिलरली उसके साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट इज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, तो सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई? क्योंकि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस चाहिए होती हैं, वो सारी कहाँ होती हैं? एक सेल में होती हैं, राइट। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म में हो रही होती हैं, वो बेसिकली कहाँ होती हैं? वो सारी होती हैं कहाँ पे? एक सेल में, ठीक है। तो सेल को इसलिए हम क्या बोलते हैं? एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब वो प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया हमारा, राइट, रेस्पिरेशन हो गया, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक सेल में हो रही होती हैं, इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो आई होप अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम एक सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, राइट। अब इसके साथ ही अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूं अलग से, तो ऑन द बेसिस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स पे। अब वो कौन सी हैं? यूनिसेलुलर, ओके, एंड मल्टीसेलुलर, राइट। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स वन। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कितने सेल्स प्रेजेंट हों? एक सेल प्रेजेंट हो, 1 सेल प्रेजेंट हो जिसमें, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, राइट, ठीक है। सेलुलर मीन्स सेल्स। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अलावा एक टर्म और भी है, दैट इज व्हाट? ए सेलुलर। ए सेलुलर, राइट। ए सेलुलर मीन्स ए मीन्स विदाउट, ठीक है, विदाउट सेल मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई सेल ना हो, विदाउट सेल, उसे हम बोलते हैं ए सेलुलर, राइट। अब यूनिसेलुलर को ही ए सेलुलर बोलते हैं, ये बहुत ही ध्यान से आप समझना। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है एक सेल बन गया यहाँ पे।
इसी को हम ए सेलुलर भी बोलते हैं। बहुत ए सेलुलर जो टर्म है ये रेयरली यूज़ होती है, ठीक है। कैसे इसको हम ए सेलुलर क्यों बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है और अगर इसे हम एक इंडिविजुअल बॉडी माने, राइट। अब एक ये इंडिविजुअल बॉडी है तो यूनिसेलुलर है तो एक ही होगा ना, ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसमें अगर एक इंडिविजुअल माने तो इसमें कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। कोई सेल्स है यहाँ पे कोई सेल नहीं है। क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है इसीलिए इसे हम ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, राइट। है तो ये यूनिसेलुलर पर इसे हम ए सेलुलर भी बोल सकते हैं, राइट। यूनिसेलुलर को ही ए सेलुलर बोलते हैं। ए सेलुलर जो टर्म है बहुत बहुत रेयरली यूज़ की जाती है, जबकि यूनिसेलुलर जो टर्म है ये कॉमनली यूज़ की जाती है। तो ये आपको बताने का सिर्फ यही मतलब था ताकि आपको कहीं अगर देखने या सुनने को मिले तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, राइट। अब ये हमारे पास दो टर्म्स और हैं, साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बट इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, सो इसलिए मैंने सोचा ये आपको ये भी बता दूँ। यस, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, ये ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है वो होती है साइटोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर मीन जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सेल स्ट्रक्चर, राइट। और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में क्या होता है? सेल बायोलॉजी में होता है स्टडी। किसकी स्टडी होती है यहाँ पे स्टडी होती है सेल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, सेल के फंक्शन की और सेल के रिप्रोडक्शन की। इसकी स्टडी होती है सेल बायोलॉजी में, राइट। अब ये क्वेश्चंस आपको कोई एग्ज़ाम में तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ कभी आपको कोई इंटरव्यू में अगर पूछ ले तो ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सेल साइटोलॉजी क्या है और सेल बायोलॉजी क्या है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या रहेगा? साइटोलॉजी, नॉट सेल बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसमें हमें वो नहीं पूछ रहा कि स्ट्रक्चर का कुछ नहीं पूछ रहा, फंक्शन का नहीं पूछ रहा, रिप्रोडक्शन का नहीं पूछ रहा, किसी भी टर्म को यूज़ नहीं कर रहा। वो सिंपली कह रहा है कि स्टडी ऑफ सेल, तो वो हमेशा हम उसे अज्यूम करेंगे कि वो स्ट्रक्चर की बात ही कर रहा है और उसका आंसर रहेगा साइटोलॉजी, राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो सेल थ्योरी का रहेगा, जो आपका सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है। तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर सीरीज़ में आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।